મહાન ગાયક મારી સાથે બેઠા છે, જગજીતસિંહજી. વડોદરામાં 2 દિવસના કાર્યક્રમ માટે આવ્યા છે અને આજે અત્યારે ડૉક્ટર ભરત સ્વામીની ઓફિસમાં એમનો એક सुंदर इंटरव्यू गोठवाया है. आपका स्वागत है सिंह साहब हमारे कार्यक्रम में. धन्यवाद. आप बड़े संगीत के जो ज्ञाता है, हम आपसे सिर्फ पहला ये सवाल जानना चाहते हैं, ये संगीत में मज़ा क्या है, क्यों है ये संगीत में जो लुभावनपन जो है, लोगों को क्यों संगीत खींच लेता है सर? ये देवताओं का रचा हुआ आर्ट है संगीत जो है, और ये शरीर की शांति के लिए है और ऑलमाइटी प्रभु को पहुंचने के लिए है. इसमें रस ही रस है, जैसे 9 रस है ना हमारे, तो ये जो कान का रस, गायन का रस, तो ये फुल ऑफ रस है. तो जिस चीज़ में रस ही रस होंगे तो वो तो मन को अच्छा ही लगेगा. वो तो संगीत में वो बात क्या है, कशिश कहाँ से शुरू होती है, कैसे? इसमें वाइब्रेशंस है ना. हाँ. ये जो हम गाते हैं, राग का कॉम्बिनेशन है या सुरों का कॉम्बिनेशन, इसमें एक सर्टन वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जो आपके फिजिकल साउंड के थ्रू जो है ना ऑडियंस को टच करते हैं, तो वो लुभाते हैं. हार्ट को टच कर जाते नहीं, हार्ट नहीं, पहले वो तो कान में सुनेंगे तो ही हार्ट तक पहुंचेगा ना. वो प्रोसेस जो है सर, वो थोड़ा आप समझाए हमारे. नहीं, प्रोसेस तो ये साइंटिफिक जो है ये तो अलग. नहीं, साइंटिफिक वाली बात नहीं है, जो ये आध्यात्मिक की बात है. वही है ना, तो वही मैं बताऊँ ना, जो आपकी वाइब्रेशंस जो हमने मालकोंस गाया तो उसका एक एटमॉस्फेयर बनेगा, उसका एक माहौल बनेगा, वाइब्रेशन बनेगा, तो उसमें एक मेडिटेशन शुरू हो जाता है. म्यूजिक जो है इस सॉर्ट ऑफ मास मेडिटेशन. अगर आपका गाने वाला का सुर लग गया है, जम गया है, तो वो जितना 5000 आदमी बैठा है वो सारा मेस्मराइज हो जाता है, वो मेडिटेट करता है एक तरह से. तो जहाँ मेडिटेशन में जब आनंद आने लगता है तो देयर इज नो लिमिट. ऐसा लगता रहता है कि जगजीत सिंह जी गाए जाए हम सुने जाए. वो जो माहौल बनता है, जो संगीत की ये कमाल है. तो ये तो अभी प्रैक्टिस, रियाज, एक्सपीरियंस, उससे होता है सब. जगजीत सिंह जी, ये वैसे तो मैथमेटिक्स भी आप करके संगीत गा सकते हैं, लेकिन एक रस उसमें पैदा करना आवाज़ में, वो रियाज के बाद शुरू होता है. ये रियाज की क्या अहमियत है गायकी में? बहुत क्या अहमियत है, हर चीज़ में अहमियत है रियाज की. तो डॉक्टर अगर सीधा डिग्री लेके ऑपरेशन करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी. एक्सपीरियंस चाहिए ना कुछ. क्या आप वो रियाज चाहिए उसको. जो नए गायक है उनके लिए आप रियाज के बारे में आप कैसे रियाज करते थे सर जब आपने शुरुआत की? नए गायक का ये होता है कि नए गायक को पहले संगीत सीखना चाहिए. जब संगीत सीखेंगे तो उनको खुद मालूम पड़ेगा कि रियाज कैसे करना है, वॉइस कल्चर कैसे करना है. तो इससे लॉन्ग प्रोसेस. थोड़ी टिप्स दे सके आप? एक दिन का नहीं, एक दिन का ये वो नहीं काम. जैसे एक सरगम हम लेते हैं, उसको हम 2-2 महीने करते रहते हैं. एक पलटा लेते हैं, उसको हम 2-2 महीने करते हैं. शुरू में सिर्फ साई लगाते हैं तानपुरा पे. तो ये जैसे पहलवान अपना शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करता है, ओवरनाइट तो नहीं बनता ना उसको बॉडी. 3-4 साल में थोड़े मसल दिखने शुरू हो जाएंगे. वही काम जो है संगीत का है. करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. यू शुड बी ऑन द राइट ट्रैक, ये इम्पोर्टेंट है. गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व वहीं आता है ना जहाँ आपको राइट ट्रैक पे मिले. क्योंकि अगर गुरु आपका ठीक है, वो आपको राइट ट्रैक पे डालेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो खराब हो जाएगा. क्योंकि रफ ही हो सकता है ना आपका फिजिकल. एक्चुअली कॉर्ड्स तो ये मसल्स ही है ना. अगर आप समझो स्ट्रेन कर लिया तो आवाज़ बैठ गई, उसमें आप गाते रहिए तो आपके वो डैमेज भी हो सकते हैं वोकल कॉर्ड. तो गुरु तो यही बताएगा कि भाई जब ये करके इसको ये नरम है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है. आपकी ज़िंदगी में कोई खास गुरु की अहमियत रही? हाँ, गुरु है ना, हमारे 2 गुरु हैं जिनसे हमने सीखा. उसके बाद तो सारा संसार ही गुरु है हमारा. सब संसार से सीखते रहना चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक सीखते रहिए बस. सिंह साहब, ये गायकी के इतने सारे प्रकार है, गज़ल गायकी में क्या फ़र्क है? क्या गज़ल गायकी का कोई प्रकार नहीं है. गज़ल जो है ना वो पोइट्री की चीज़ है, गायकी में ढाली गई है अभी 60-70 साल से. पहले गज़ल तो ये उर्दू पोइट्री का एक स्टाइल है लिखने का, जिसमें सर्टन डिसिप्लिन होते हैं, उसको गज़ल कहते हैं.
तो उसको आप अपने हिसाब से गाइए, जैसे मर्जी गाइए। कोई शायर अपने हिसाब से गाते हैं, और हर गाने वाला वो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है म्यूजिक का, उस तरह उसको गाएगा वो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गजल गाने का। गज़ल का एक मज़ा ये है कि कम साजिंदे हैं, बहुत ज़्यादा साजिंदे नहीं रखते आप, कोई इतना सारा वेरिएशन नहीं रखते, और फिर भी मज़ा आ रहा है। क्या कोई खास बात नहीं, है गज़ल उसमें में? मेलोडी और थॉट प्रोसेस होता है ना पोइट्री में। क्योंकि एक तो पोइट्री सुन के आप सोचते हो कि पोइट्री क्या बोल रही है, और ऊपर से फिर उसकी रेंडिशन जो है, अगर अच्छा हो, मेलोडियस वॉइस हो, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, ये जो कम साजिंदे रखने, साजिंदे की थोड़ा बहुत हेल्प के लिए होना चाहिए, बाकी आप ज्यादा रख लीजिए। अगर दूसरी आप गायकी में बहुत सारे साजिंदे रखते हैं, बहुत सारे वेरिएशन रखते हैं, रख सकते हो आप बहुत कम, आपकी भी। नहीं, हमारे भी कभी कभी रखते हैं हम भी। हाँ, अभी कभी कभी किसी चीज़ में रख देते हैं, जब बजट होता है, पैसा खर्चना होता है, रख देते हैं। पर ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कम साजिंदे होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे कि आपकी अरेंजमेंट, जो म्यूजिक अरेंजमेंट का नॉलेज है, वैसे वैसे आप कर सकते हो। वायलिन रखने हैं आप, तो 20-25 वायलिन रखने पड़ते हैं, या वायलिन मत रखिए, निकाल दीजिए। ये गज़ल में जो छूने वाली, दिल को छू लेने वाली बात, हाँ। सिंह साहब कहाँ से ले आते हैं, छू जाती है आपकी गज़ल? पता नहीं, मैं तो अपना काम करता हूँ बस, अभी वो आपको छू जाती है। आप नोट, आप आकस्मिक तो नहीं है ये, एक्सीडेंटल नहीं है ये, यू फाइंड आउट कि ये है क्या, व्हाट इज द चाव। कुछ ये एक्सीडेंटल तो नहीं है। आपने आपने कुछ, आप जब शब्द रखते हो, आप जब ये करते हो, वही तो है ना, प्रैक्टिस के साथ जो वोकल कॉर्ड्स में गुलाई, उसमें सही सुर में लगना चाहिए, क्योंकि स्वर को ईश्वर कहते हैं ना हमारे। अगर आपका स्वर ठीक हो गया तो इसका मतलब यू आर वेरी क्लोज टू ईश्वर। तो जब वो आप परमात्मा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आनंद ही आनंद है। सुर की साधना है। हाँ, सुर की साधना, सही सुर हो और मीठी आवाज़ हो, ऊपर से उसमें शब्द भी अच्छे हो, तो नथिंग लाइक इट। ये हमारे जो धर्म में नाद ब्रह्म की बात कही है, नाद ब्रह्म जो है वो ये नीचे का जो स्वर नाभि, है, हाँ, जहाँ से नाद ब्रह्म, क्योंकि ओम जो है वो फर्स्ट साउंड है और इस अर्थ पे, धरती पे। और आप कोशिश करते हैं कभी कभी नाद हाँ, ब्रह्म, कोशिश करते हैं। कुछ आप उसको लाते भी है, आप खर्च लाते करते भी हैं, है, खर्च में कुछ आप कभी कभी गायकी में इसको बहुत बाखूबी ले आते हैं। हाँ, खर्च का रियाज जो है ना, वो उसको कहते हैं। जो थोड़ा मूल धारा जो आपकी है, 7 चक्र है ना। थोड़ा नाद ब्रह्म सुनाने की आप कोशिश करें हमारे दर्शकों को। नहीं, थोड़ा ऐसे नहीं, कुछ ऐसे नहीं सुनाने- करना सुनाने- चाहिए। इस म्यूजिक के साथ बेइज्जती है। अ, जब आप बैठे हो आराम से, नहाए धो के बैठे हो म्यूजिक के लिए, उसी वक्त करिए। कोई खास उसका ये रहता है। ये भारत की जो गजल का दौर है 50-60 साल का, कैसे कैसे गुजरा, क्या क्या उसमें उतार चढ़ाव आए, क्या? वो तो टाइम के साथ साथ होता है, जैसे जैसा पॉलिटिकल हालत होते हैं उस हिसाब से हर चीज़ पे असर होता है। शुरू में जब गज़ल 700 साल पुरानी है वैसे, जो गज़ल लिखने की जो प्रथा है, क्योंकि ईरान से आई थी। और शुरू में जो भक्ति कल्ट जो पैरेलल था, सूफी संत है, वो पैरेलल, जैसे कबीर, गुरु नानक, रविदास, तो उसके पैरेलल मीर तकी मीर, फिर धीरे धीरे गालिब, वली दखनी, ये सब। तो उनकी राइटिंग में भी आप देखेंगे ये जो फिलोसफिकल चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, रादर देन रोमांटिक। जो हमारी वेदों पुराणों में बात है, वो बात तो ही वही गज़ल के, मीर की पोइट्री में, गालिब की पोइट्री में वही भक्ति कल्ट जो चला है पैरेलल। फिर उसके बाद धीरे धीरे अयाशी का वक्त आया, जैसे नवाब हो गए शुरू, तो उसमें आपको रोमांस मिलेगा ज़्यादा, श्रृंगार रस ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई इंडिया की, उसमें आपको इनकलाब मिलेगा। वो शायर इनडायरेक्टली अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट लिखा उन्होंने, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है। फिर आज़ादी मिल गई, उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी रोजी रोटी के बारे में, रोज की जो समस्याएं हैं उसके बारे में, वो सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वक्त के साथ, हिस्ट्री के साथ साथ जो है ना, हर चीज़ चेंज होती है। तो ये अभी आज का जो दौर है, आज का जो दौर है, अभी इसमें बहुत बड़ा कैनवस जो है गज़ल का बहुत फैल गया है अभी, क्योंकि गज़ल के शेर में हर तरह की जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं या जो मसले हैं वो लाए जाते हैं। एक गज़ल में आपको पॉलिटिकल सटायर भी मिलेगा, आपको सोशल सटायर मिलेगा,
फिर पर्सनल प्रॉब्लम मिलेंगी, तो पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर गज़लें मिलेंगी। ये सब सब्जेक्ट आजकल डील होते हैं गज़ल में। तो वेरिएशन ज़्यादा हो हाँ, गया। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, तो अब आज का जो दौर है, हाँ, कल के दौर के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कौन सा दौर अब गजल में आएगा? हाइट ऑफ इट है अभी तो या और भी उसकी ऊंचाइयाँ नहीं, अभी और भी ऊंचाई आएगी, क्योंकि अभी जो गज़ल का दौर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, क्योंकि वो जो पॉप म्यूज़िक ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो गज़ल इतनी प्रमोट नहीं हो रही है कि एक दो आर्टिस्ट हैं जो गाते हैं, बाकी तो सब फेड आउट हो रहे हैं। तो ये जो पॉप म्यूज़िक से जब आदमी थक जाएंगे, अच्छा हमारा, क्योंकि हमारी एक बेसिक कल्चर है ना इंडिया की, शुरू में हम कॉपी करते हैं, देन वी कम बैक टू आवर कल्चर, कि नहीं यही ठीक था। जब अपनी माँ बहन जब नाचने लगेगी आपके सामने, तो फिर आपको महसूस होगा कि भाई अरे ये तो हम रॉन्ग स्टेप पे चले गए सारे, तो फिर वो हम अच्छी चीज़ों की, भजनों की तरफ, गज़लों की तरफ इस तरफ आएंगे। तो अगला दौर जो है गजल का, अच्छा है, ये तो 700 साल से चलती आ रही, चलते ही रहेगा ये तो। थोड़ा बाकी तो चेंज इज देयर, चेंज तो। भारत और पाकिस्तान की गायकी में क्या फर्क है? भारत की गायकी पाकिस्तान की एक ही गायकी है, वो यहीं से गए सारे, उनकी अपनी कोई गायकी नहीं है, कोई उनका अपना कोई म्यूजिक नहीं है, पाकिस्तान का कोई म्यूजिक नहीं है, तो सिर्फ इंडिया का म्यूजिक है। जो म्यूजिक आर्ट है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। देवताओं की ये रचना की हुई है। मुसलमान वो तो ईमान में तो वो तो गाने बजाने को तो ठीक समझते नहीं, तो उनका कहाँ से हो जाएगा म्यूजिक। वो जो बंदिशें गाते हैं वही हमारी बंदिशें हैं, कृष्ण के ऊपर हैं, जब से गई बोली सुधुना लीनी, ये सब वही चीज़ें, वही राग है, वही राग मालकौंस है, वही राग जयवंती है, तो यहाँ का म्यूजिक है वो। सब ये बात क्या है, कोई संगीत में जो बेसिक संगीत है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन इतने 5000 साल में नहीं आया, शाश्वत जैसा लग रहा है कि यही संगीत है, क्योंकि वो परफेक्ट है। जो बनाया गया है संगीत वो परफेक्ट है, उसमें परिवर्तन आप लाएंगे तो आप यू विल बी डिटोरेटिंग, उसको बिगाड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आप। कुछ संगीतकारों ने करते हैं, नया राग बनाते हैं, लेकिन वो नहीं, उसका नहीं बनता है, वाइब्रेशन नहीं बनती है, क्योंकि हर चीज़ कैलकुलेशंस करके बनाई गई है। परफेक्शन के बहुत नजदीक में है। अभी गंधार जो तोड़ी का जो बनाया गया है, वो सब सोच समझ के बनाया गया कि हाँ इतने वाइब्रेशन का होना चाहिए। जैसे पियानो का जो गंधार अलग है, लेकिन जो आप गले में गंधार लगाएंगे वो अलग है, उसमें थोड़ा उतरा हुआ होता है या कहीं चढ़ा हुआ होता है। तो सर जी बात यह है अभी कि दुनिया भर में हर एक संगीत का अपना इक्विवेलेंट संगीत होता है, सब जगह फोक संगीत का कहीं ना कहीं फोक संगीत दिखता है। ये गजल गायकी का कोई इक्विवेलेंट अमेरिका के पास, दूसरे दुनिया के देशों के पास है, या यही हमारी खुद की धरोहर है, कहीं दूसरी जगह उसके इक्विवेलेंट मिलती है? गजल का जो है ना डिसिप्लिन है एक पोइट्री का, वो अगर तोड़ देते हैं तो गजल नहीं रहती है। तो दुनिया में कहीं मिलेगी मिसाल नहीं। बोला ना, गायकी में नहीं है गजल, गजल सिर्फ रिटर्न में है पहले से, गायकी में तो अभी लाई गई है। पर उसकी इक्विवेलेंट कोई बात दुनिया के कोई जैसे देशों में कबीर है, उनके भजन है, दोहे हैं, वो तो पोइट्री की चीज़ है ना। जैसे तुलसी के दोहे हैं, अब उनको आप गाइए, अपने अपनी धुन बना लीजिए, कुछ किस धुन में लगाएंगे, लेकिन है तो वो लिटरेचर है। इस तरह गजल भी एक लिटरेचर है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये दुनिया के दूसरे देशों का जो अपना खुद का संगीत है, उसमें कहीं गजल के नजदीक वाली कोई चीज है ना, उनमें ईरान में है ना गजल, ईरान में है, ईरान में है, इधर थोड़ा सा अरबिक कंट्रीज में है, पर बाकी ये नहीं, क्योंकि उर्दू में लिखी जाती है ना, इसलिए। तो ये अपना खास एक अपना पैटर्न है खास। हाँ, बाकी जो फोक म्यूजिक तो होता है कि जो आपके पुराने जो रहने वाले उनके मन में जो आया उन्होंने गाया, तो पूरा सब जगह है, मगर गजल क्या है जो अभी स्पेसिफिक है। समझो फसल अभी आपकी अच्छी हो गई है, तो उसके ऊपर वो जो उनके मन में आएगा कुछ चीज़ वो निकालेंगे। तो अभी एक बात खास पूछनी है सिंह साहब कि गजल गायकी में जो गजल के गायक हैं वो तो बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, गजल लिखने वालों के मुकाम कोई खास नहीं होते, क्या नहीं, बात क्यों? आजकल की बात देखिए, आजकल लिखने वालों का निदा फाजली का मुकाम मालूम है आपको? ही इज अ वेरी रिच मैन। जावेद अख्तर, ही इज ए रिच मैन। शायर उद्यानवी वाज ए प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी शायर उद्यान, तो वो नहीं कह सकते। बाकी अपने अपने कर्म भी तो होते हैं ना, किस्मत भी तो है। हर गजल गाने वाला करोड़पति नहीं है,
इसलिए लिखने वाला भी नहीं है। आपने तो बहुत सारे गजलकारों की गजल गाई है, आपके चहीते गजल लिखने वाले कौन है? नहीं, ऐसे चाहते कोई पिन पॉइंट नहीं है करते हम, वो जो हमारे पास आती रहती हैं गज़लें, तो जो अच्छी लिखते हैं उनकी हम गा लेते हैं। सभी अच्छे लिखते हैं, कोई ना कोई गज़ल तो सबकी अच्छी होती है। आज के छोड़ दो, के जो पुराने हैं, जो गुजर चुके, जो निकल गए अपने ज़माने से, उसके बारे में से किसी एक दो अच्छे गज़ल लिखने वालों के लिए आप कुछ कहें। निकल गए जैसे जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, ये वो बहुत अच्छे हैं दोनों। और पुरानों में मिर्ज़ा गालिब है, दाग है, फैज़ अहमद फैज़ हैं। सिंह साहब, आप एक इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, बड़ी मंजिल आपने तय कर ली है, मगर अब लोग कह रहे हैं कि आप ठहर गए हैं, थोड़ा बहाव कम हो गया ऐसा। अच्छा है ना, एक 60 साल की उम्र के बाद ठहर जाना चाहिए। उड़ते उड़ते रहोगे तो कहीं गिर जाओगे। थोड़ा ठहराव की जो आपके चाहकों में कशिश सी है कि अभी अब कुछ आप थोड़ा कुछ, आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे लोग। नहीं, क्या उम्मीद है, मैं अब नंगा नाचूं या क्या करूं? नहीं, गायकी में थोड़ा, गायकी में तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो क्लासिकल, अभी मैंने क्लासिकल निकाला है अभी। तो मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ, सेक ऑफ नहीं है, नहीं, यू हैवंट स्टडीड माय प्रोग्रेस। नहीं, मतलब लोगों में अभी है कि आप बड़े मुकाम दे। नहीं, लोग फिर सिंह साहब अभी आप लोग आर नॉट इन टच विद माय वर्क व्हाट आई एम डूइंग। वो मेरे अभी भी 15 साल पुराने रिकॉर्ड सुनते रहते हैं, वो ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे मैं करूंगा? आपको क्या हम भी आगे बढ़े। आपको क्या मालूम कि लास्ट एल्बम मैंने क्या किया है? तो सिंह साहब चाहते हैं कि लोग भी थोड़ा आगे बढ़े। डिफरेंट स्ट्रोक आपने सुना? फिर आप कैसे बोलते हो? नहीं, ऐसे मेरी बात नहीं है, लोग ये सब आपकी तो पुरानी रचना जो है, तो आप लोगों को पकड़ के बैठ गए हैं। आप लोगों को समझाओ ना। आपके प्रोग्राम भी जब होते हैं, आप खुद जानते हो कि वही बार बार आवाज आती है, वही गाने, पुराने गाने। तो उनको वही सुनने से क्या करोगे? लोग ठहर गए हैं, मैं नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेरी नाइस। आपने हमारे साथ गुड लक बात करी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।